है तो वहाँ पे मैंने निकाल के किया है और मैंने अपनी मशीन वल्नरेबल करके रियल टाइम मैंने उस पर अटैक किया है। तो ठीक है। उस सिनेरियो में सर ये होता है कि जो है ना जब आप करते हैं अटैक तो वो जो CSV की फाइल डॉट exe बनती है तो वो जो है ना एक्सप्लोरर को जो है ना क्रैश कर देते हैं, सिस्टम क्रैश हो जाता है, सिस्टम रिबूट हो जाता है। तो ये भी इश्यूज आते हैं बास्ट टाइम, तो उसको फिक्स करने का कोई सिनेरियो है सर आपके पास? उसको फिक्स करने का इससे क्या मतलब है, समझा नहीं, सवाल नहीं समझा। उसको फिक्स करने से क्या मुराद? फिक्स करने से मेरा मतलब कि अगर हम ब्लू का एक्सप्लॉइट हम रन कर देते हैं, वो रन हो जाता है और वो कह लें कि 10 20 या 30 सेकंड के लिए एक्सप्लॉइट आ जाता है, सिस्टम आ जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और साथ ही वो सिस्टम रिबूट हो जाता है ना ब्लू स्क्रीन दे के ना। तो ये सिर्फ एक बार नहीं, मुख्तलिफ टाइम मुख्तलिफ मशीन्स के ऊपर मुख्तलिफ विंडोज के ऊपर, मतलब कि विंडोज 7 के ऊपर ही डेफिनेटली। तो वो रिफ्रेश करके अपडेट करके विदाउट अपडेट करके सिक्योरिटी हटा के फायरवॉल्स ऑफ करके सारी चीजें करके देखी हैं, तो वो इश्यू करता है ना। तो उसका फिक्स करने का कोई सिनेरियो बताएं कैसे किया जाए सर? अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि एक्सप्लॉइट करने का कोई ऐसा रास्ता जिसमें ये सब कुछ ऑफ ना करना पड़े, यूं? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। या आप ये कह रहे हो कि ये सब कुछ ऑफ करने के बावजूद वो एक्सप्लॉइट हो नहीं? नहीं सर, मैं बेसिकली कह रहा हूँ जब एक्सप्लॉइट करते हैं ना, एक्सप्लॉइट हो गया, एक्सटर्नल ब्लू की हम्म, बात कर रहा हूँ, एक्सप्लॉइट हो गया तो जैसे एक्सप्लॉइट हो जाता है तो उसकी जो डॉट exe फाइल बनती है टास्क मैनेजर में जो रन होती है, वो कुछ ही सेकंड के बाद ना सिस्टम को रिबूट कर देती है ना। या रिबूट ना करे तो वो डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर ना जो टारगेट मशीन होती है उसके ऊपर ब्लू कलर की कुछ कोडिंग आती है, एरर आता है, उसके बाद सिस्टम रिबूट हो जाता है। सही है। ठीक है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसको सर हम कैसे फिक्स किया जाए या उसको हम कैसे जो है ना उसको रोकें कि जो है ना वो कर सके, क्योंकि मेरे पास ना स्टूडेंट का पेड वर्जन है सर, तो मैं इस तरह के काम करता रहता हूँ मोस्टली। ठीक है, तो आप ये इस तरह के वल्नरेबल वर्जन निकालते रहते होगे, और जहाँ पे आप एक्सप्लॉइटेशन का वो होता है तो आप मेटास्प्लॉइट चला देते हो, यूं? यस सर बिल्कुल। तो यार, इसका ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे इतना नहीं आइडिया कि ये, क्योंकि आप जो एग्जैक्टली इस चीज पूछ रहे हो ना, वो उस एक्सप्लॉइट की निटी ग्रिटीज पूछ रहे हो। तो अगर रियल वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं, तो अव्वल तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपने अभी जैसे जिक्र किया, तो मतलब अभी भी रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में ये एग्जिस्ट कर रही है। मतलब कितने मजे की चीज़ है, कितने मजे की बात है। और अगर वो सिस्टम को रिस्टार्ट कर रही है, और आपको मतलब यानी फिर परसिस्टेंट कनेक्शन में आपको मसला हो रहा होता होगा, क्योंकि जैसे ही वो सिस्टम रिस्टार्ट होता होगा कनेक्शन लॉस्ट हो जाता होगा। तो सर एग्जैक्टली कनेक्शन लॉस हो जाता है, लेकिन जब एक्सप्लोर रन होता है ना तो कुछ टाइम मिल जाए ना, 1 2 मिनट मिल जाए तो बंदा उसका कुछ सोल्यूशन कर लेता है ना, को बैच फायर रन कर लेता है या उसको परसिस्टेंट करने की कोशिश कर लेता है। बट वो रन होता है और कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर ना सिस्टम रिबूट हो जाता है, ये सीन है। बहरहाल कोई इतना इशू नहीं है, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप मूव ऑन करें सर क्लास को। ऑनेस्टली मुझे नहीं इसका इतना आइडिया। ये तो अच्छी तुमने इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है। अगर तुम इसका कोई वर्क आउट तुम निकाल लेते हो तो फिर मेरे हिसाब से तो ये तुम्हारे पास, ये तुम ना इसको पब्लिश भी कर सकते हो ये रिपोजिटरीज में। और ये एक अपना मतलब तुम इसको एक ओपन सोर्स वर्क के तौर पे ना, कि तुमने एक रिसर्च की, इसको तुम अपनी रिसर्च बना के तुम उस नाम से तुम आगे वो कर भी सकते हो। ये इंटरेस्टिंग तुमने कैच की है चीज। और ऑब्वियसली सही हर होगा। एक्सप्लॉइट में होता है, जैसे रिसेंटली वो चल रहा था ना, रिएक्ट टू शेल। जी जी तो सर। तुमने अगर कोडान को यूज करके वो रिएक्ट टू शेल यूज किया हो, तो उस पर तो बकायदा बाउंड्रीज भी मिल रही थी। नहीं उसका बाउंड्री का नहीं पता था, पर ये मुझे पता था सर, क्योंकि शोडान पे तो आपको पता बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज मिलती है ना, स्कैन कर लेते हैं सीसीटीवी हम्म, कैमरास वगैरह। इवन कि मैंने एक फर्स्ट अमेरिकन बैंक था, उसका एफटीपी भी निकाला था। हम्म। तो अच्छा, तो वैसे तुमने कोई पर्टिकुलर रीजन के लिए शोडान लिया हुआ है, कोई जॉब यूज केस के लिए, या बस ऐसी अपनी रिसर्च के लिए लिया हुआ? सर पहले तो मैं बेसिकली हैकिंग करता था, लेकिन उसके बाद फिर मैं एक अदारे में जॉब करता हूँ, होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी, तो मेंशन करने की हम्म। मुझे जरूरत नहीं है। तो मैं बस उस अदारे में ही काम कर रहा हूँ। तो ये बस बड़ा मैंने पर्सनली लिया हुआ अकाउंट ना, तो अदारे के बहाव पे नहीं है। तो अदारे की तरफ से मुझे लो है, हर चीज हर कुछ करना लो है, मतलब किसी किस्म की वो टेंशन नहीं है। ओके, ओके।
अच्छा बेसिकली तुम्हें सब्सक्रिप्शंस मिली हुई, गुड जी जी स्टफ है सर, यार ये मैंने तो। ली है। हाँ दिस इज गुड स्टफ। तो ये बड़े यूज, बड़े इस्तेमाल के लिए होती है ना, तुम इससे ना वो भी कर सकते हो, फ्रीलांसिंग वगैरह भी कर सकते हो। ये बड़ी काम की चीजें होती हैं, बड़ा सर इफ इनका यू ना डोंट फायदा। माइंड, अगर कोई टाइम मिले तो सर काइंडली फ्रीलांसिंग का इसके बारे में मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। स्टूडेंट से फ्रीलांसिंग है, वैसे वो पोर्शन आता है उधर ना, फ्रीलांसिंग अकाउंट भी और दूसरे तीसरे भी ना। बट मेरे पास है सर, अकाउंट है, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन फ्रीलांसिंग का कभी मतलब कि अलग से एक सेक्शन बना दीजिएगा, या पर्सनली कभी मुझे को थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, तो इंशाल्लाह थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे। थैंक यू। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, तो इसके पर भी बात कर लेते हैं। और वो इतना कोई मसला नहीं है। और ये देखो, फ्रीलांसिंग का कोई स्पेसिफिकली अकाउंट नहीं होता, दिस इज आपकी तरफ से अपनी पर्सनल एफर्ट कि आप क्या करना चाह रहे हैं, कितना करना चाह रहे हैं। तो ये खैर चलो, अ, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यार। और एक ओवरव्यू कर लेते हैं। सर हाँ अहमद। मैं ये पूछ रहा था भी आप एक ब्लू टीमिंग का कोर्स आ रहा है हाँ आप लोगों का, तो ये आप पढ़ा रहे हैं कोई और पढ़ा रहे हैं? नहीं यार, ये मैं नहीं पढ़ा रहा असल में। मैं तो खुद भी ब्लू टीमिंग का हूँ नहीं ना, मैं अच्छा। रेड टीमिंग का। तो मुझे ब्लू टीमिंग खुद अभी मेरी इतनी अच्छी नहीं है। बेसिक बेसिक्स तो खैर किसको नहीं पता होता है। मगर जो मतलब अगर मैं बोलूँ ना कि डिटेल्स में और सब कुछ में, इसमें तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो ऑब्वियसली कोई मेरे हिसाब से कोई एक्सपर्ट ही पढ़ा रहा होगा, और पढ़ाना भी चाहिए, तो ही सही रहता है। क्योंकि मैं इसमें पूछने वाला था कि कहते हैं आप क्या कहते हैं सिम्स वगैरह पढ़ाएंगे या क्यू रेडार पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? यार देखो ऑनेस्टली मुझे पता नहीं है कौन पढ़ा रहा है कोर्स, लेकिन जो भी पढ़ाएगा, ये जो क्यू रेडार है या सीम में, जैसे मैं स्प्लंक हो या इस तरह के जितने भी टूल्स हो गए। ठीक है, सही है सर। मोहम्मद ने कहा है आई विल शेयर यू डिटेल इन ग्रुप्स। ओके। हाँ बिलाल का मैसेज आया कि शेयर डिटेल्स। तो क्योंकि इसमें मतलब जो चीजें मैं इस्तेमाल करता हूँ ना, उसमें ज्यादातर चीजें हैं, तो जो चीजें नहीं थी ना मुझे वो इसमें दिख रही थी, मैंने कहा कि चलो मेरा ये काम हो जाएगा। इसलिए क्योंकि उसमें लिखा होता सीम्स आर्किटेक्चर एंड लॉग कहते हैं, लॉग्स है, फिर थ्रेट है, हंटिंग इंटेलिजेंस है। अच्छा। और स्टॉक प्लेबुक है, मैनुअल एनालिसिस है, और यार ये सब चीजें हैं, वजू लेकिन है। बात ये है कि उनके लाइसेंसेस कहाँ से लेके आओगे। सर सर उन अभी तो सिर्फ टेस्टिंग वगैरह का उस पे होगा ना, मेरे पास तो बाकी चीजें काफी सारी चीजें हैं ना सर। मैं हाँ तो लोगों को करके दे रहा होता हूँ, तो उसके ऊपर जो होती है। चीजें हैं, कुछ चीजें जो नहीं है ना, वो अगर क्लाइंट का भी आया तो उसके ऊपर तो वही तो फ्री में ही मिलेगा। हाँ यार चलो, ऑनेस्टली चलो वो लेकिन बिलाल से पढ़ाने के लिए डिटेल ऐसे तो बनाएंगे आप तो। लोग के पास होंगी ना चीजें कि मतलब कम से कम सब्सक्रिप्शन लेवल पे नहीं तो कहते हैं टीचिंग लेवल पे तो आपको चीजें मिली हुई होंगी जिसमें आप गाइड करेंगे। ये सब टूल्स की बात कर रहे हैं।
हाँ सर, टूल्स या जो भी चीजें, क्योंकि लिख रहे हैं तो चीजें होंगी यार ना। अगर इस तरह बात करोगे ना, इट्स सब टूल्स का एक्सेस है मेरे पास। क्यूरेडार भी है मेरे पास स्प्लंक भी है, और डीएलपी में मेरे पास किसका एक्सेस है? पहले मेरे पास सिमेंटिक की डीएलपी थी, अभी मेरे पास मैं सॉक टीम से पूछना पड़ेगा। ये मैं तो कह रहा हूँ ना, चीजें तो होती हैं सर। आप हाँ, इस तरह तो है, लेकिन ऑब्वियसली जब पढ़ाने का वक्त आएगा तो उस टाइम फिर वो अकाउंट सब लॉग इन करके दिखाना, ये सब कुछ करना। नहीं तो एक मैं एक चीज यहाँ पे मैंने भी उस वक्त पहले भी बताई थी कि अगर आप ब्लू टीमिंग पढ़ाने जा रहे हैं मेजरली, तो आपके पहले से ही सारी चीजें रेडी होके खुली होनी चाहिए, ताकि आप बता सके कि देखो यहाँ पे ये है, तो मैं ये एक्सप्लॉइट, ये वो थी, इसकी वर्नेबिलिटी थी, यहाँ पे इसका ये स्कोर आ रहा है, फिर हम इसका कहते हैं, इसको इस तरह से कहते हैं वो करेंगे, रेमिडिएट करेंगे। जैसे मैं उसमें करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर्स में करता हूँ, या अटैक सरफेस रिडक्शन वगैरह में, या ग्रुप पॉलिसी बनानी हो, या कोई ऐसी चीज करनी हो। उस लिहाज से मैं पूछा था। खैर, ये आपसे कंसर्न तो नहीं है सवाल, लेकिन ये कि आप आगे कन्वे जरूर करिएगा। हाँ यार, ये ऑब्वियसली ये बिलाल को आइडिया होगा तो वो कन्वे भी कर देंगे यकीनन। कोई कोई कोर्स आउटलाइन भी शेयर की होगी ना, तो उसी कोर्स आउटलाइन पर ही पढ़ाएगा वो, जो भी बंदा पढ़ाएगा, और इसके अंदर यकीनन ही सब चीज़ें कवर होंगी। और कोर्स आउटलाइन, आउटलाइन तो मेरे ख्याल से इन्होंने ऐसे शेयर नहीं करी है, एनरोलमेंट। आपने एनरोल किया है इसमें? और यस सर, मैंने इसको किया है। वी डू हैव एक्सपर्ट लाइक नजम फॉर ब्लू टीमिंग। हाँ तो बस सही है ना, वो कह रहे हैं कि है भाई, वो बंदा अलाइन हुआ है तो बस बेहतरीन है। तो ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। इंशाल्लाह आपको अच्छे ही रिसोर्सेज मिलेंगे सामने से, और प्रोफिशिएंट ही होते हैं अपने फील्ड के, हम्म। तो डाइवर्स एक्सपीरियंस होते हैं लोगों को। जैसे आपको यकीनन आपको एक्सपोजर है, आपको एक्सपीरियंस है, तो जब सामने वाले को भी कुछ ना कुछ चीज़ों का एक्सपोजर होगा, कुछ आप अपने एंड से चीज़ें ऐड करो, तो ओवरऑल ना अच्छा बन जाता है, अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। और यकीनन अच्छा, बस इसमें ना मैं कहता हूँ यार, एवरीवन इज अ लर्नर। तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाने हम्म। आता है उसको देर इज नो रूम फॉर हिज इम्प्रूवमेंट, ऐसा नहीं होता। अगर कोई अपने आप को समझ रहा है ना कि वो आलिम फाजिल है, तो फिर तो मतलब बहुत खतरनाक हो जाता सर ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी एक्सप्लॉइटेशन है दुनिया में। है। और एग्जैक्टली exactly। एक बंदा कभी भी सोल्यूशन ला ही नहीं सकता, तभी तो पूरी सॉक की टीमें होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, पूरी सॉक की टीमें होती हैं। और यार आजकल तो आप देखो, साइबर सिक्योरिटी के स्पेस में छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं यार, मतलब 16-16 साल के बच्चे होते हैं, वो ऐसे ऐसे एक्सप्लॉइट्स निकाल देते हैं, ऐसे ऐसे बाईपासेस उनके पास होते हैं। तो बस सारी बात यही है कि आप ना अपने आप को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते रहो। और क्योंकि अब जैसे तुम लोगों को आइडिया होगा, फायरवॉल पे जो रूल्स बनाते हो तुम लोग, जी सर। अब रूल हर दफा इम्प्रूव करने होते हैं आपको। अब एक पॉइंट आता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कहो कि यार आप तो एक्सपर्ट हो गए, अब आपको रूल्स, अब आपकी रूल की वो परफेक्ट हो गई, अब उसको बाईपास करने की जरूरत ही नहीं है। अब एक एप्लीकेशन है वर्सेल के नाम से, अगर तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। अह, अरे मेरे अच्छा, यहाँ पर ना ये एक प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम है ये? एक मिनट खोल रहा हूँ, ये अभी तो मैंने हैकर वन खोला हुआ है, ये हम लोग बग बाउंटी के लिए यूज कर रहे होते हैं। इस पे एक प्रोग्राम तो मैं खोल के दिखा रहा हूँ। तो इस पे ना एक प्रोग्राम आया है वर्सेल के नाम से। हम्म। फ्री है सर ये? नहीं, क्या 50 से 10?
वर्सल ओपन सोर्स, जहाँ पे वेब डेवलपमेंट होती है सर। हम्म, ये आ गया। अब ये एक प्रोग्राम है, इसने ना, ये देख रहे हो, इसने बकायदा बाउंटीज रखी हुई है। वर्सल इज लुकिंग फॉर वैलिड रिपोर्ट्स व्हिच डेमोंस्ट्रेट अ सक्सेसफुल बाईपास ऑफ वर्सल वेब रूल्स। तो ये रिएक्ट टू शेल के केस में था, वरना इसके अलावा भी ना इसने बकायदा वेब बाईपासेस पे भी ये लोग पैसे दे रहे हैं। फिर इस तरह आप देखोगे यहाँ इस पे क्लाउड फ्लेयर का भी अकाउंट है। और मजे की बात बताऊं मैं आपको, इस वक्त ये प्रोग्राम ना हाईएस्ट पेड प्रोग्राम है। इन्होंने देखो लास्ट 90 डेज में कितनी बाउंटीज दे चुके हैं ये लोग। तो वेब रूल्स भी मुस्तकिल बाईपास हो रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि आप रूल बनाते हैं, आपके पास एक लॉजिक होती है कि यार अच्छा चलो इसको इसको इस तरह ब्लॉक कर लेते हैं, इसको इस तरह ब्लॉक कर लेते हैं, यहाँ पे ये लगा देते हैं, यहाँ पे वो लगा देते हैं, लेकिन वो सब भी चीज़ें बाईपास हो रही हैं और इसकी इतनी इतनी बाउंटीज दी जा रही हैं, इतने इतने मतलब रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं कि यार अगर आपके पास इस तरह का कोई बाईपास है तो आप हमें सेल करें, हम उसको यूज़ करेंगे, हम अपने उसको यूज़ करके अपने रूल्स को इम्प्रूव करेंगे। मतलब वो कह रहे हैं आप अपनी टेक्निक हमें बेच दें, मतलब कैसे आप बाईपास कर रहे हैं क्लाउड की वेब को। हाँ, तो बेसिकली आप हमें बताएं, उसके अवेज आप हमसे पैसे ले लो। अच्छा, इसी तरीके से क्लाउड फ्लेयर का भी है प्रोग्राम, उनका भी यही सीन है। तो दोनों में, दोनों अगर आपको पता हो कोई चीज तो दोनों एक साथ बेच दें। हाँ, अगर आपको कोई बाईपास पता है जो आपको लगता है कि दोनों को कर रहा है बाईपास, तो आप दोनों में भेजें, दोनों पे हो जाएगा। क्लाउड फ्लेयर का तो बहुत बड़ा बग हुआ था ना अभी। वो अच्छा, वो जो डिनायल ऑफ सर्विस की बात कर रहे हो, जो क्लाउड फ्लेयर डाउन हो गया था, जी सर। हाँ वो तो सेपरेट केस था। वो आई डोंट नो वो बग एक्सप्लॉइट हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन वो सेपरेट केस था। अब मेरे ख्याल से तो वो बग AWS एक्सप्लॉइट पे हुई भी थी, हुआ। तभी पूरा सबका सब बिठाया था, इतनी सारी चीजें बिठा दी थी बंदे ने। हाँ इतनी सारी यार, वो AWS पे भी तो हुआ था इस तरह का केस अभी। एडब्ल्यूएस में भी हुआ है। एडब्ल्यूएस के अंदर ही कहीं, मतलब कहीं वो था, इंटरनल क्लाउड सर्विसेज के अंदर ही कहीं यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर को इस्तेमाल करके वो किया गया था, सारी चीजें बैठी तभी थी। हाँ तो ये देखो, उससे पहले आपका उस पे हुआ था, क्राउड स्ट्राइक पे हो चुका है। हाँ, क्लाउड स्टैक भी जगह। उससे पहले सोनार उस पे हुआ था, क्या नाम था, सोलर विंड्स पे, जो बड़ा मशहूर ब्रीच हुआ था। सोलर विंड का मुझे नहीं पता। सोलर विंड हमारे पास नेटवर्क वालों के पास होता था पहले, अभी भी मेरे पास है। आ, लेकिन उसमें क्या ऐसा हुआ था, लेकिन मेरे पास ओल्ड वर्जन है। लेटेस्ट में कोई नई चीज आई हो। यार सोलर विंड्स का एक बड़ा फेमस ब्रीच हुआ था, मैं दिखाऊं सोलर विंड्स। सर ऐसा तो ब्रीच तो बहुत सारे होते हैं, एनीडेस्क पे हुआ था, टीम्स का उसका हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का भी हुआ है। और यार ये बड़ा मशहूर अटैक था, मैं तुम्हें इसका दिखाता हूँ। ये The 2020 solar wind supply cyber attack was a massive Russian attributed supply chain espionage. ओ रशिया। 18,000 customers in the US government and Fortune 500 companies undetected for months. Basically उन्होंने अपना अंदर ट्रोजन डाल दिया था। तो ये तो उन्होंने खुद अपने पास से ही हो गया। सोलर विंड तो मेरे ख्याल से इन्हीं का ही है, रशिया का तो है। रशिया है? मेरे ख्याल नहीं से सोलर विंड शायद वहीं का है। नहीं नहीं, यूएस की कंपनी, यूएस बेस्ड कंपनी है। अच्छा, इन्होंने वो अपडेट में, मतलब जैसे अपडेट करके पैच टाइप की चीज करके भेज दी थी सोलर विंड पे। बेसिकली उन्होंने एक वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट की, एक बैकडोर डाल दिया, फिर उसके बाद सही। ये उनके तो उनका एक ओरियन नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर था, ये उसमें डाला था इन्होंने।
उससे उन्होंने 18,000 कस्टमर्स इंक्लूडिंग यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज और फॉर्च्यून 500 कंपनीज को उन्होंने मुस्तकिल फॉर मंथ्स उन्होंने उनको एक्सेस करके रखा था कि जब चाहते बैकडोर को एक्सेस करके वो उसके डाटा निकाल लेते थे, सोलर विंड्स का डाटा निकाल लेते थे। ये बड़ा फेमस एक्सप्लॉइट हुआ था। रन में कोई बैकडोर एक्टिविटी नहीं है। एक मिनट सर रुकिएगा, एक मिनट। डिटेक्शन नीचे सर, डिटेक्शन पे फोर्टिनेट का आ रहा है। The breach was discovered in the cybersecurity after you targeted over a span of about 9 months, Fortinet 8+। अच्छा ठीक है। तो बड़े फेमस एक्सप्लॉइट्स हो जाते हैं यार। और ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताऊं, इस पर ना कुछ केसेस में वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट भी होती हैं, जैसे ये केस था। और मुझे उसका नहीं पता, ये जो अमेज़न का सर हुआ बहुत था। सारी वर्नेबिलिटीज का तो मैंने खुद अपना पर्सनली चीजें बनाई हुई है, मतलब, और डिप्लॉय किया है, बकायदा क्लाइंट के पास डिप्लॉय हुआ है और सही परफेक्ट चल रहा है। सही। तो वो अगर हम ऑनलाइन अगर देंगे तो कोई इसका फायदा होता है? जैसे आप बता रहे बाउंड्री है, तो मेरे पास सिर्फ बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर जो बनी हुई चीजें, उसकी मैंने बकायदा पावर शेल की पूरी स्क्रिप्ट बना के टेस्टिंग करके चला के देखी है, और वो चल रही है अभी लाइव एनवायरनमेंट में, और बिल्कुल परफेक्ट की हुई है। यहाँ पे जाओ माइक्रोसॉफ्ट बग बाउंटी प्रोग्राम, यहाँ पे मैं वो पूरी डॉक्यूमेंट करके अपलोड कर दूं? हाँ तो तुम्हें देखो 2-3 चीजें बतानी होगी। तुम्हें पहले बताना होगा कि क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है, सही है। फिर डिस्क्रिप्शन देनी है कैसे कर रहे हो, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस देने के। तुम इसमें ना बकायदा, अगर तुम वैसे करोगे ना रिपोर्ट और सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, तो इस पे बकायदा वो सब कुछ आपको रिपोर्ट की टेम्पलेट देगा, और इम्पैक्ट बताना है कि इसका नुकसान क्या हो रहा है। अगर माइक्रोसॉफ्ट ने इसको ठीक नहीं किया तो इसका नुकसान क्या है। अच्छा, तो ये अपने पास भी खोल लो, और तकरीबन मैं हर एक कंपनी बात का। करना चाह रहा हूँ, इफ यू डोंट माइंड। जी जी। सॉरी, वैसे मुझे आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है जी। तो एक मिनट सर, एक मिनट हम्म। सर, अब ठीक है आवाज? हाँ ठीक, बोलो। अच्छा सर, मैं ये कह रहा हूँ कि लिनक्स बेस्ड एक एक्सप्लॉइट है, एसएसएच का एक्सप्लॉइट है मेरे पास ना। उसके लिए स्टैटिक आईपी या डायनामिक आईपी जरूरी नहीं है, आईपी कोई भी हो। जस्ट जो है ना, मतलब उसका एक जो कीवर्ड मेरे पास निकल के आता है, एक ऑथेंटिकेशन टोकन कह ले, इट्स मीन। ठीक है, तो वो टोकन होता है शर्त ये है कि मशीन लाइव हो, कभी भी किसी भी टाइम किसी भी नेटवर्क से मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब मुझे उसके लिए पोर्ट फॉरवर्डिंग या मुख्तलिफ चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस एक्सप्लॉइट को मैं सर अगर करता हूँ, मतलब कि किसी कंपनी को बताता हूँ एसएसएच का एक्सप्लॉइट है, अगर वो अभी भी एक्सप्लॉइटेबल है, बहुत सारी कंपनीज में, बहुत सारी सर्वर्स में मेरी एक्सेस है बैकडोर। मतलब कि जब चाहूँ मैं, जिस टाइम चाहूँ, जस्ट वन क्लिक के ऊपर जो है ना एसएसएच आगे लिंक, वो जो टोकन है उसको लिखो, एंटर करो, पूरा सिस्टम, एंटायर सिस्टम कंट्रोल में आ जाता है ना। तो अगर उसकी मैंने बग बाउंड्री करनी है तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। अच्छा देखो, सबसे पहले तो तुम्हें ये देखना होगा यार, एसएसएच का कोई वो भी है, वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम कहते हैं इसको हम लोग। नहीं, ये तुम्हें इंडिविजुअल प्रोग्राम्स को रिपोर्ट करनी होगी। मतलब तुम्हें इंडिविजुअल प्रोग्राम्स को रिपोर्ट करनी होगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर तुमने गूगल की आईपी पर एसएसएच निकाला है, तो तुम्हें गूगल को रिपोर्ट करना होगा। इस तरह अगर तुमने एचबीएल की आईपी पे निकाला है तो एचबीएल को रिपोर्ट करना होगा। ये तुम्हें इंडिविजुअल कंपनीज को रिपोर्ट करना होगा। एसएसएच की कोई वो नहीं है ओवरऑल, जिसको तुम कहो ना कि तुमने एसएसएच को रिपोर्ट कर दिया अब सारी कंपनीज के पास सही हो गया, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली, वो तो एसएसएच की एक सर्विस है ना सर, सर्विस बेसिकली एक्सप्लॉइट हो रही है ना। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है।
मगर इसके भी अपने वर्जन आते रहते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो यहाँ पे भी तुम रिपोर्ट कर सकते हो, मगर फिर ये है कि ये लोग ना कुछ पैसे वैसे देते नहीं। सिक्योर बताने शेल, देते हैं सर, क्या खबर है, काम चल रहा है। नहीं ऐसी ओपन सोर्स काम जो होता है ना, सिक्योर सॉकेट शेल, ये इनकी क्या मुझे इसकी रिपोजिटरी मिलता है ना। नहीं मिल रहा इस तरह। सिक्योर शेल की जो सर्विस होती है, इसका कोड वगैरह कहाँ होगा, कुछ आइडिया है? गिटहब पे तो नहीं है। यहाँ पे तो नहीं है। खैर, कभी भी किसी प्रोग्राम पे भी वल्नरेबिलिटी तुम लोगों को रिपोर्ट करनी हो ना, जैसे मिसाल के तौर पे दराज है, तो सीधा सीधा दराज लिखो, आगे वीडीपी लिखो। वल्नरेबिलिटी, वीडीपी स्टैंड्स फॉर वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम। तो हम्म, अच्छा नहीं, यहाँ पे इस तरह है वल्नरेबिलिटी लिखते हैं, दराज बग बाउंटी प्रोग्राम, तो यहाँ रिपोर्ट कर सकते हो। खैर, तो एक शॉर्ट सी समरी कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया शुरू से लेकर। यहाँ पे ओपन बुक बाउंटी में भी कुछ आ रहा है, सी इसमें क्या आ रहा है। तो एक बंदे ने दराज पर क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग की वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट की थी, तो उसकी बकायदा वो आ रही है, उसकी रिपोर्ट आ रही है। और सर, सेशन की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी, आप डिलीट कर देंगे? यार आइडिया नहीं मुझे, ये तो जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिलाल, ये आपको खुद ही बता देंगे। अच्छा,
अच्छा, तो स्टार्टिंग जो हमने सेशन स्टार्ट किए थे तो हम लोगों ने सबसे पहले किया था वेब एप्लीकेशन के एक्सपर्ट्स। जिसमें नॉर्मली हम लोग ओवास टॉप 10 को देख रहे होते हैं। ये वनरेबिलिटीज होती हैं जो कि हमारे ओवास एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये वेब एप्लीकेशंस पे उन्होंने एक अपनी समझो उनकी एक पब्लिकेशन है जिसपे उन्होंने वनरेबिलिटीज को लिखा था कि कौन सी वनरेबिलिटीज वो समझते हैं कि पिछले साल मशहूर रही और उनके एक्सप्लॉइट्स मार्केट में सबसे ज़्यादा चले और सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किए गए। तो उन्होंने कुछ ये ऑर्डर में दिया कि भाई सबसे ज़्यादा मशहूर जो था वो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल था 2025 के हिसाब से। फिर सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशंस और फिर या ये सब हम लोगों ने कवर किया था। फिर इसके लिए ये सब वल्नरेबिलिटीज होती क्या है, इनके एक्सपर्ट्स किस तरह देखते हैं, हम लोगों ने फिर ये किया था पोर्ट शुगर की अकेडमी से। यहाँ पर जाके हम लोगों ने फिर वो सारी वल्नरेबिलिटीज चेक की थी, फिर सारा वो ताकि देखा था कि और यहाँ से मैंने आपको सारी वल्नरेबिलिटीज दिखाई थी जो कि हमारी ये ओआस टॉप 10 भी और उसके अलावा बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज यहाँ पे मौजूद हैं। और ये तो ऑब्वियसली मतलब इतने सारे अटैक हैं, ये सारे मैंने भी नहीं किए। मतलब ये इतनी और ये जितनी डिटेल्ड है, जितना माइन्यूट लेवल पर इसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंने भी नहीं की हुई हैं। तो आप इमेजिन करो कि कितना इन्होंने रिसर्च करके काम किया है। तो ये तो खैर जो भी इस फील्ड में नया है, और वेब एप्लीकेशन एक्सप्लॉइट्स करना सबसे आसान होता है। एक्सप्लॉइटेशन पे आप कर काम करो, उसमें आप सीखो, तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर आना और उसमें ये सब काम करना ना, ये समझो सबसे वन ऑफ द इजीएस्ट काम होता है। तो आप यहाँ से वो सब उठा के देख सकते हो। एक एक अटैक आप पढ़ो, यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्ट है, क्रॉस साइट लिख जाके इन सब की लैब्स करो और फिर इनको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में ढूंढो। जब आप इनको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में ढूंढोगे और रिपोर्ट करोगे तो ठीक ठाक बाउंटीज आप कमा सकते हो। मतलब नहीं, ये समझो कि आपको काफ़ी है ये, दिस इज मोर देन इनफ। मगर बशर्ते ये कि आप खुद समझ समझ के करो। फिर जब आपका ज़्यादा वो हो जाए, आप समझो आपके हैंड्स ऑन काफ़ी अच्छा हो गया, आपको अब ज़रूरत नहीं है अटैक्स वगैरह पुराने करने की, तो फिर रिसर्च का भी इनका काफ़ी अच्छा पेज है, ये आप कभी पढ़ना। ये मैं तो इनका काफ़ी एक्टिवली फॉलो करता हूँ। तो इसके अंदर ना वो बाकायदा लेटेस्ट जो रिसर्चेज होती हैं ना, वो भी पब्लिश कर रहे होते हैं। जो नए नए बाईपासेस आ रहे होते हैं वो सब दिखा रहे होते हैं। तो फिर इसी तरीके से वेब एप्लीकेशन के बाद हम लोगों ने करा था मोबाइल एप्लीकेशन के एक्सप्लॉइट्स। अच्छा, इसके हवाले से भी ओवास टॉप 10 का है फ्रेमवर्क मौजूद है, ओवास टॉप 10 मोबाइल के नाम से। तो ये 2024 के स्टैंडर्ड के हिसाब से इन्होंने लास्ट टाइम पब्लिश किया था। तो इसके अंदर इन्होंने मोबाइल की भी टॉप 10 वनरेबिलिटीज उन्होंने दिखाई थी कि भाई कौन सी वनरेबिलिटी ज़्यादा मशहूर चल रही है, कौन सी ज़्यादा रिपोर्ट होती है। और अच्छा, मोबाइल एप्लीकेशन के जो समझो जो हैकर्स हैं ना, जो मोबाइल एप्लीकेशन पे काम करते हैं, वो दुनिया में रिलेटिवली कम। कि मोबाइल एप्लीकेशन की टेस्टिंग के लिए ना आपको सेटअप वगैरह करना ज़रा पंचायत है, इतना आसान नहीं है। तो जैसे
वेब में तो आप गए ना, सीधा सीधा आप गए, आपने टेस्टिंग करी। अच्छा हाँ, एक और चीज़ बताना मुझे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक टूल पढ़ा था वेब स्यूट के नाम से, जिसको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं और टेस्टिंग वाले एप्लीकेशन। और ये जो पोर्ट्स वगैरह के मैंने आपको लिंक दिखाया था, ये पोर्ट्स वगैरह का ही प्रोडक्ट है वेब स्यूट। ये बेसिकली एक प्रॉक्सी टूल है जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, और इसको यूज़ करके हम लोग टेस्टिंग करते हैं, रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं, और फिर रिस्पॉन्सेस में बेचकर उनको वो कर रहे होते हैं, उससे एप्लीकेशन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ बाईपासेस कर रहे होते हैं। तो इसमें शुरू शुरू में मैंने आपको लैब्स भी ऐसी दी थी, लैब्स और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन भी मैंने दी थी जिसमें वल्नरेबिलिटीज निकल रही होती थी, जो मेरे पास भी निकलती थी वो भी मैं देता था, और आप लोगों को भी इंकरेज करता था। एक मिनट देना यार मुझे। अच्छा, तो फिर इसके बाद हम लोगों ने जो अगली चीज करी थी, फिर ये वेब स्यूट के बाद ये तो हो गया वेब एप्लीकेशन के हवाले से। फिर इसके बाद जब मैंने मोबाइल एप्लीकेशन कराई थी, तो मोबाइल एप्लीकेशन में सर इसके बाद ये क्या था, सेकंड एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह? हाँ, तो बस अब इसी के एक्सप्लॉइट्स थे ना, वो वही मैं बता रहा था अभी, जी सर। मतलब एकेडमी। तो यहाँ पे ये सारे अटैक्स मौजूद हैं, ये वेब एप्लीकेशन के अटैक्स हैं। तो इसी में एसक्यूएल इंजेक्शन है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी है, ये सब वेब एप्लीकेशन लेवल अटैक्स ही हैं जो कि हम लोग कर रहे होते हैं वेब एप्लीकेशंस पर। तो ये सारे आप यहाँ से अपने पक्के कर सकते हो, ठीक है। फिर खैर और भी रिसोर्सेज हैं, हैक द बॉक्स है, ट्राई हैक मी है, काफ़ी फिट रिसोर्सेज हैं ये जो आप यूज़ कर सकते हो, और इनको यूज़ करके आप अपने स्किल्स को पक्का कर सकते हो। फिर आगे प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टास्क, फिर हम लोगों ने किया था आपका, फिर मैं ऑर्डर में नहीं जा रहा, लेकिन वास्ट टॉप 10 मोबाइल मैंने कराया था। तो जैसे मैंने अभी कहा, मोबाइल की स्पेस में हैकर्स कम हैं रिलेटिवली वेब एप्लीकेशन के हैकर्स से, क्योंकि वेब एप्लीकेशन में ना बहुत आसान है हैकिंग करना। मतलब आपने सीधा सीधा वेब स्वीट खोला और जाके गूगल स्टार्ट कर दिया, बस आपने स्टार्ट कर लिया। मोबाइल में ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है, मोबाइल में आपको बकायदा मोबाइल को सेटअप करना होता है, एम्यूलेटर डाउनलोड करना होगा, एम्यूलेटर की सेटिंग होती है, तो ये काफ़ी खौरी वाला काम है। तो मोबाइल हैकिंग स्पेस में ना नए तो स्पेशली कम आते हैं, जो भी होते हैं पुराने ही होते हैं। तो इस वजह से बहुत हाई चांस होता है कि मोबाइल एप्लीकेशन में आप कोई ना कोई एक्सप्लॉइट निकाल ही लो। वेब में चांस कम होता है, मोबाइल में ज़्यादा होता है। तो उसमें फिर मैंने आप लोगों को मैंने टूल्स बताए थे, जिसमें फ्रीडा के नाम से एक टूल मैंने करवाया था, यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। ये टूल हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं जिससे हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते हैं, और मोबाइल एप्लीकेशंस को हम लोग जब एम्यूलेटर पे सेट कर लेना। अच्छा, एम्यूलेटर पे मैंने दिखाया था कि ये देखिए, मैं बता रहा हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग
हाँ ये सारे टूल्स आ गए। तो टूल्स बहुत हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं है, आप कितने टूल्स ढूंढोगे, यूज मतलब देख देख के थक जाओगे, टूल्स खत्म नहीं होंगे। लेकिन उमूमन जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं ना, जैसे एपीके एनालाइजर है, एपीके इंस्पेक्टर है। मैंने आप लोगों के एपीके इजी टूल एक डाउनलोड करवाया था, उससे हम लोग एपीके फाइल को वो कर रहे होते थे, डिकम्पाइल करके हम लोग उसमें से हम लोग सर्च, जो जो भी सीक्रेट्स वगैरह होते थे, एप्लीकेशन की लॉजिक को हम लोग ब्रेक कर रहे होते थे। और जिसमें मैंने आप लोगों को चैट जीपीटी की फाइल को वो करवाया था। सर ये गिट का यूआरएल ये क्या कहाँ से खोला ये आप सर गिट? यार ये ऑसम मोबाइल सिक्योरिटी मैंने सर्च करो तो उसमें खुद ही आ जाएगा। ओके ओके। जो लिंक मैंने खोला मैंने एक मिनट, चलो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल रहा हूँ सुबह। हाँ ये कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दो। हाँ डाल। अच्छा फिर ये बहुत सारे टूल्स थे। फिर हम इसके बाद फिर मोबाइल एप्लीकेशन में मैंने बताया था कि दो किस्म की टेस्टिंग होती है। एक स्टैटिक टेस्टिंग होती है, एक डायनेमिक टेस्टिंग होती है। स्टैटिक टेस्टिंग में हम लोगों ने एपीके इजी टूल यूज किया था और जेडेक्स यूज किया था, जिसके अंदर हम लोग एप्लीकेशन के वो लॉजिक को देख रहे थे, एप्लीकेशन को रिवर्स कर रहे थे, रिवर्स इंजीनियर कर रहे थे एपीके बाइनरी को। और फिर उसको हम लोग यूज करके उसमें से हम लोग सारा लॉजिक वगैरह निकाल के फिर उसको हम लोग वो कर रहे थे, होते थे उसको आपका यूज करके हम लोग फिर एप्लीकेशन को ब्रेक करते थे, या जो भी उसमें से फ्लैग वगैरह निकालना होता तो हम लोग फ्लैग इस तरीके से निकालते थे। सिमिलरली अगर आपको डायनेमिक टेस्टिंग करनी है तो डायनेमिक टेस्टिंग के लिए हम लोग फ्रीडा यूज करते थे। जैसे बर्फ स्वीट से आप उसका जो वो होता है आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको बाईपास करना होता है, फिर उससे आप प्रॉक्सी कर सकते हो, वरना आप मैन इन द मिडिल नहीं कर सकते। तो बर्फ स्वीट से जिस तरह मैन इन द मिडिल वेब एप्लीकेशन का होता है, इस तरह मोबाइल एप्लीकेशन के लिए मैन इन द मिडिल करने के लिए आपको फ्रीडा चलाना होता था। तो यहाँ पे यकीनन लिखा हुआ भी होगा, लेकिन फ्रीडा यूज करना इतना आसान नहीं है। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो है ना फ्रीडा जो टूल है, ये जरा काफी लंबी चौड़ी कहानी है। तो जब आप फ्रीडा को यूज करते हैं, फिर मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे चेक्स लगे हुए होते थे जो हम लोग जिनको बाईपास करना होता था, जैसे रूट डिटेक्शन, एसएसएल पिनिंग, और एप्लीकेशन वो तो नहीं हो रही। अच्छा मजे की बात है, एप्लीकेशन में ऐसे भी चेक्स लगे होते हैं, मुझे बाद में पता चला, ऐसे भी चेक्स लगे होते हैं जिनसे वो ये चेक कर रहा होता है कि फ्रीडा तो नहीं चल रहा पीछे। तो मिसाल के तौर पे आपने चेक्स तो बाईपास कर दिए, रूट डिटेक्शन का चेक भी बाईपास कर दिया और वो भी बाईपास कर दिया, एसएसएल पिनिंग वाला, लेकिन अगर फ्रीडा वाला चेक बाईपास नहीं किया ना, तो वो ये पकड़ लेता है कि आपने फ्रीडा को यूज करके आपने सब बाईपास किया। तो उसको ये तो नहीं पता कि बाईपास हुआ हुआ है, लेकिन उसको ये पता है कि फ्रीडा चल रहा है। तो फिर वो क्या करता था कि फ्रीडा का ही चेक यूज करके ब्लॉक कर देता था एप्लीकेशन। फिर उसको हम लोग यूज करके फर्दर वेब स्वीट से इंटरसेप्ट कर सकते हैं रिक्वेस्ट को फ्रीडा चला के, लेकिन थोड़ी सी लंबी चौड़ी कहानी होती है। बस जिसने ये पूरा लैब सेटअप कर ली ना एम्यूलेटर के साथ, तो फिर आपका जिंदगी अब बहुत आसान हो जाती है। इसके अलावा फिर हम लोगों ने किया आपका स्टैटिक एनालिसिस के लिए, हम लोगों ने वैसी एप्लीकेशन की सोर्स कोड टेस्टिंग की। तो उसमें मैंने तुम लोगों को भी कुछ टूल्स भी बताए थे। सर काली की हमने बहुत ज्यादा टेस्टिंग वगैरह काली से हमने नहीं करी, काली को हमने कम इस्तेमाल किया। हाँ मैंने सारे टूल्स वैसे ही यूज करा दिया ना तुम्हें तुम लोगों को। काली की डिपेंडेंसी ना उसकी ज्यादा होती है जो जिसको टूल्स अभी नए नए यूज करना सीखता है या उसको टूल्स आते नहीं है। तो जो इसके एक दफा टूल्स पे हैंड सेट हो जाता है ना, हाथ सेट हो जाता है, फिर वो लोग स्पेसिफिक यूज करते हैं ओएस। जैसे जो विंडोज वाला है विंडोज यूज करता है, जो काली वाला जिसका, अच्छा मैं मजे की बात बताऊं, जिसका लिनक्स पे ज्यादा हाथ सेट हो जाता है ना, फिर वो काली नहीं यूज करता, वो यूबंटू यूज करता है। यूबंटू के अंदर काली वाले सारे टूल्स डाउनलोड हो जाता है। आप फिर अपने टूल्स डाउनलोड कर लो उसमें, फिर आराम से यूज करो। समझे? ठीक ठीक ठीक।
अच्छा, फिर हम लोगों ने अगली चीज की थी, हाँ, स्टैटिक एनालिसिस के लिए मैं करा रहा था कि ये सोर्स कोड टेस्टिंग हम लोगों ने जो एप्लीकेशन की थी, तो जैसे जो भी एप्लीकेशन बनती है, वेब एप्लीकेशन हो गई, मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, तो उसके पीछे सोर्स कोड लिखा हुआ होता है। तो सोर्स कोड की टेस्टिंग ये हमारी कहलाती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो ये जो टेस्टिंग होती है, ये हम लोग दो तरह से कर रहे होते हैं। एक तो ऑब्वियसली मैनुअल सोर्स कोड रिव्यू कर रहे होते हैं, जिसमें हम बकायदा सोर्स कोड की एक एक लाइन पढ़ रहे होते हैं और एक एक वल्नरेबिलिटी मैनुअली निकालने की उसमें एक एक वल्नरेबिलिटी हम लोग ढूंढ रहे होते हैं इस पे। और एक दूसरा रास्ता होता है कि हम लोग यूज कर रहे होते हैं ऑटोमेटेड टेस्टर जो होते हैं, वो है सोनार क्यू। ये बड़ा फेमस टेस्टिंग टूल है मोबाइल एप्लीकेशन, ये इसके सोर्स कोड के लिए। ये इसमें से आपको वल्नरेबिलिटीज निकाल के देता है। और एक टूल बहुत अच्छा है, वो मैंने पेड वर्जन है, वो पेड टूल है, मैंने यूज किया है, चेक मार्क्स, बहुत अच्छा टूल है। अच्छा, सिमिलरली मगर ये जो टूल्स हैं, ये मैंने तुम लोगों को दिखाया भी थे कि ये टूल्स जो हैं ये आपका इतने इफेक्टिव नहीं होते। मगर जो अब आजकल जो एआई के टूल्स आ गए हैं ना, जो जैसे मैं उस दिन कल भी दिखा रहा था, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आपको सारी वल्नरेबिलिटीज तकरीबन निकाल के देते हैं, क्योंकि ये लोग बकायदा रीजनिंग कर रही होती है। ये जो टूल्स है ना, ये बकायदा रीजन करके आपको वल्नरेबिलिटीज निकाल के देते हैं। तो एक क्लॉट का जो अभी क्लॉट कोड आ गया है, और अब तो खैर हर किसी का ही है, चैट जीपीटी का भी है, क्लॉट का भी है, और उसका भी है आपका ये गिटअप को पायलट है माइक्रोसॉफ्ट का जो है, और इस तरीके से और भी हैं। तो ये वाले अब ये एआई बेस्ड जो स्टैटिक एनालिसिस के टूल्स हैं ना, अभी ज़्यादा फेमस हो गए, और होना भी चाहिए। अच्छा, सिमिलरली स्टैटिक एनालिसिस के जितने भी आपका ये काम होता है ना, ये जरा थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें ना आपको लॉजिक समझना, सोर्स कोड पढ़ना आना चाहिए, वरना फिर आप वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाओगे। या आप वल्नरेबिलिटी को निकाल तो लोगे, लेकिन आप पीओसी नहीं बना पाओगे उस वल्नरेबिलिटी को कि करना किस तरह है, उसमें आगे आगे क्या करना है। बस ठीक है, आपने ये तो निकाल लिया कि वल्नरेबिलिटी है, देन आप वल्नरेबिलिटी के इम्पैक्ट कैसे डेमोस्ट्रेट करोगे। तो इसके लिए आपको सोर्स कोड पढ़ना आना चाहिए, और सोर्स कोड कंपाइल करना आना चाहिए, एनालाइज करना आना चाहिए, सब कुछ सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पे ये अमूमन ना स्टैटिक एनालिसिस वाले जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं, तो वो अ, ये बहुत बहुत स्पेसिफिक और बहुत ही कम तादाद में जो सोर्स कोड की टेस्टिंग भी कर रहे होते हैं। खैर, तो हम लोगों ने इस तरह किया था, इसके लिए मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज भी दी थी, मैंने आपको दो सोर्स कोड्स भी प्रोवाइड किए थे। ये समझो सोर्स कोड जो है, ये इन दोनों पे मैंने अपना खुद ही काम किया, ये मेरे पर्सनल थे, ये कोई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस नहीं थी। लेकिन अगर आप इनमें काम कर लोगे, इनको आप समझ लोगे, इनको एनालाइज करना आ जाएगा, तो इसमें मैंने आप लोगों को ये भी दिखाया था कि एआई को आप किस तरह यूज कर सकते हो इनको एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो अगर आप सोर्स कोड, आपको जो लग रहा है ना सोर्स कोड का पोर्शन कि यार इसमें कोई वल्नरेबिलिटी मौजूद है, तो आपने वो सोर्स कोड का पोर्शन उठाओ और चैट जीपीटी पे डाल दो, तो वो खुद ब खुद ही आपको बता देगा वल्नरेबिलिटी क्या एग्जिस्ट करी है यहाँ पे। ऑब्वियसली 100% एक्यूरेट नहीं होता, मगर 80% से ज्यादा ही होता। तो काफी अच्छा स्टफ होता है ये जो दिखा रहा होता है ना। आ, फिर हम लोगों ने आगे क्या किया था, इसके बाद हम लोगों ने किया था आपका क्लाउड।
तो क्लाउड सिक्योरिटी में हम लोगों ने इतना ज़्यादा टाइम दे नहीं पाए, वरना इसको भी काफ़ी टाइम देना था। और क्योंकि ऑब्वियसली वर्कशॉप का जो टाइम था लिमिटेड था, वरना क्लाउड सिक्योरिटी में ना इस वक्त बहुत अच्छा काम हो रहा है। और इसकी एक बड़ी अच्छी रिसोर्स है, ये एक कंपनी है, इसको अभी गूगल ने खरीद ली है, विज के नाम से। ये अभी ये गूगल की इसमें आ गई है, विज इज नाउ पार्ट ऑफ गूगल क्लाउड लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही, इन लोगों ने क्लाउड सिक्योरिटी पे काफी अच्छा काम किया हुआ है। तो इनके जो रिसोर्सेज है ना, इसके अंदर इन्होंने आपको बकायदा ट्रेनिंग के हवाले से सब कुछ बना के दिया हुआ है। आप यहाँ पे ना काफी अच्छी इंटरेक्टिव ट्रेनिंग्स हैं इनके पास, कि आप इनको यूज करके सीख सकते हैं। और आई थिंक ये कहाँ पे है सर ट्रेनिंग के लिए? हाँ कहाँ पे बोल रहे ट्रेनिंग के लिए? यार, ये अगर मैं हाँ, जाऊँ ना, क्लाउड सिक्योरिटी कोर्सेस, इन्होंने कोर्सेज बनाए हुए हैं। बहुत ये सारी, URL भेज दे इसका। इसका भी यूआरएल भेज यस सर, आज के आती है ये दो चीज सर। काम की है। क्लाउड के ऊपर तो बहुत सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा चीजें है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये जो विज है, ये कंपनी उसने आपका गूगल ने $32 बिलियन की खरीदी है। इतनी 32 बिलियन की? $32 बिलियन। अभी अगर आपको दिखाऊं ना विज, इसने क्या क्या किया भाई? तो आप सोचो कि किस लेवल का है। ये देखो, गूगल कंप्लीट्स हिस्टोरिक $32 बिलियन एक्विजिशन ऑफ विज, मार्केटिंग इट्स लार्जेस्ट डील एवर। वाह, ओके। तो ये है किधर की? टेक लीड बाय विद CEO एक्वायर्ड चैनल इजराइल। इजरायली वो हाँ, ये विज जो है ये इजरायली कंपनी है। यार साइबर सिक्योरिटी में ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं, साइबर सिक्योरिटी की जितने भी टॉप स्टार्टअप्स है ना, आपको आधे से ज्यादा तो सारे इजरायली ही मिलेंगे। और अगर कहीं और का होगा भी ना, अगर अमेरिका का होगा या उसका होगा, तो वहां का भी ओन्ड बाय सम ज्यू ही होगा। इन लोगों को ना इस मामले में बड़ा दिमाग है भाई इनके पास। सर खुराफाती भी तो यही है ना पूरी दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब समझो कि यार इन लोगों को ये बात पता है कि हमें अगर ये दुनिया में सरवाइव करना है, इनको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि अब दुनिया जो है सारी टेक्नोलॉजी की तरफ चली गई है। तो अगर इनको टेक्नोलॉजी की दुनिया में सरवाइव करना है, तो इनको अपने किसी ऐसे डोमेन का एक्सपर्ट होना होगा जो जिस डोमेन की डिपेंडेंसी पूरी दुनिया पर है। तो उन्होंने साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स होगा। तो इससे अब क्या, इनको क्या फायदा होता है, इनको जो इनकी अपनी वो है, आपका अल्लाह भला करे, आ, इनका जो मुल्क है उसकी डिफेंस फोर्सेस को भी फायदा होता है इनकी वजह से। क्योंकि जिस लेवल पर ये लोग काम कर रहे हैं, उस लेवल पर फिर वो डिफेंस फोर्सेस को भी सपोर्ट देते हैं। और फिर पूरी दुनिया को अपने सॉल्यूशंस भी बेचते हैं। तो फिर इसके अलावा मैंने आप लोगों को लेकिन एक, फिर अगर आप किसी कम मतलब इनकी प्रोडक्ट लेते तो हमेशा उसमें ये तो देखा गया है कि उनके बैकडोर चैनल सारा डाटा तो अपने पास ही लेके जा रहे होते हैं। ये तो इवन फायरवॉल्स के अंदर तक हमने ये चीज मॉनिटर की हुई है कि आपका ट्रैफिक और चीजें, आपकी बहुत सारी चीजें जो है ना, वो सारा लेके डाटा लेके जा रहा होता है। तो इसलिए बहुत सारी दुनिया में इदारे होते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई हम इनकी चीज नहीं लेंगे, हम लिनक्स के बंदे लेंगे जो लिनक्स पे अपनी फायरवॉल बना के दे। हम्म, क्या मतलब लिनक्स पे फायर हुआ? लिनक्स के भी ऊपर आप फायरवॉल बना सकते हैं ना अपने लिए। लिनक्स के ऊपर फायरवॉल बना सकते हैं, इसका क्या मतलब है? स्टेटमेंट नहीं समझा। मतलब जैसे आप अपने लिए खुद सिक्योरिटी के रूल्स डिफाइन करके
सिस्टम को एज अ फायरवॉल आप उसको बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इस वक्त हार्डवेयर फायरवॉल आप जब लगाते हैं, आप लिनक्स के ऐसे एक्सपर्ट हायर करते हैं जो ऐसे रूल बनाते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें आपकी जो पॉलिसियां होती हैं और वो बहुत जबरदस्त होती है, जो कि ब्रेक नहीं होती। यार अच्छा, मुझे इसका आइडिया नहीं है। वैसे तुमने कभी वो यूज किया वजू? हाँ, वजू मैंने यूज नहीं किया, लेकिन मुझे एक लड़का मिला था लाहौर का, टीचर ही था वो, तो उससे मेरा इंटरेक्शन हुआ था। हम्म। वो वजू पे मतलब उन्होंने बहुत काम किया, तो वो बहुत कहते थे। काउंटर सिक्योरिटी में पढ़ा था, काउंटर सिक्योरिटी प्लस पढ़ा था उससे, तो वो मुझसे कहता था कि वजू जरूर करना। हम्म। काफी अच्छा। ये मतलब ये ऐसा, इसकी इसके बारे में यूनिक चीज ये है कि ये ओपन सोर्स टूल है। यस। और ये मतलब ओपन सोर्स होने के बावजूद, क्योंकि आजकल तो हमारी कंपनीज को आधे ज्यादा वक्त तो यही डर लगा रहता है ना कि अगर हमने ओपन सोर्स कर दिया या कोई ऐसी चीज हम लोग ओपन सोर्स यूज कर रहे हैं तो हमारी सिक्योरिटी तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वजू अपेरेंटली काफी बड़ी कंपनीज में यूज किया जाता है और बहुत स्ट्रॉन्ग इसका सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है। मतलब इस तरह उसमें कोई बाईपासेस वगैरह नहीं हो सकते। और आजकल तो खैर ओपन सोर्स का वो है, सामान है, हम लोग ओपन सोर्स यूज कर रहे होते हैं। ज्यादातर ओपन सोर्स यूज हो रहा है सर, क्योंकि हर एक बंदा लाइसेंस और पैसा वाली चीज तो लेता नहीं। हाँ, और ओपन सोर्स ही कम्युनिटी है अब जो भी है, ओपन सोर्स ही कि उसमें सब कुछ अब ये सब जितनी भी ये कंपनीज हैं सब वो कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं उस तरफ। और ये फिर तो लेट्स मूव आगे। अच्छा, क्लाउड सिक्योरिटी में, हाँ, फिर इसके बाद मैंने तुम लोगों को हैक द बॉक्स का एक बड़ा अच्छा सा वो मेरे पास था, ये मैंने खुद भी किया था। तो हैक द बॉक्स के पास ना, हैक द बॉक्स के ऊपर एक इसकी क्लाउड की एक एडब्ल्यूएस का एक लैब है, एडब्ल्यूएस फोर्ट्रेस के नाम से। ये तो अब मुझे हैक द बॉक्स लॉग इन करना पड़ेगा। एडब्ल्यूएस फोर्ट्रेस इस तरह करके ही इसके अंदर है। जब आप हैक द बॉक्स लॉग इन करोगे ना, तो ये बहुत ही अच्छी क्लाउड सिक्योरिटी की लैब है ये। तो और बहुत बड़ी सी लैब है, मतलब कोई छोटी लैब नहीं है, जैसे इसके अंदर देखो 10 फ्लैग है। तो समझो ये 10 लैब्स के बराबर है, ये एक लैब है। टिप्स भी तो दी हुई है इसमें सर, क्या दी हुई सोल्यूशन है? भी इसके साथ प्रोवाइड किया है। हाँ, सोल्यूशन आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, कोई इतनी वो नहीं है, कोई इतने हाईफाई साइंस नहीं है। आप जब करोगे ना AWS फोर्ट्रेस, ये देख रहे हो, तो आप AWS फोर्ट्रेस सर्च करोगे ना, आपके पास वैसी सारी आ जाएंगी। ठीक। तो वॉक थ्रू सेशन आपको मिल जाएंगे। बहुत लंबी चौड़ी लैब है यार, ये इतना आसान नहीं है, तुम्हें कई हफ्ते लग, एक महीना समझो, एक पूरा महीना लग जाएगा तुम ये करते हो। मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है। हम्म। सर अभी जो पहले कराया वो पूरा कर ले। हाँ, मतलब बहुत कुछ है ना, मतलब तुम ऑब्वियसली टाइम देना होगा एक एक चीज को, तो इतना आसान नहीं है। और खैर चलो, अभी वो कंप्लीट तो करें। अच्छा, फिर क्लाउड सिक्योरिटी के अलावा हम लोगों ने और क्या किया था?
स्टैटिक एनालिसिस हो गया, क्लाउड सिक्योरिटी हो गया, और रेड टीमिंग के हवाले से मैंने क्या चीज़ें कराई थी। हाँ, एक्टिव डायरेक्टरी कराया था। तो एक्टिव डायरेक्टरी के मैंने कुछ एक्सप्लॉइट्स तुम लोगों को पढ़ाए थे, कुछ टूल्स करवाए थे। एक्टिव डायरेक्टरी का भी गेम थोड़ा सा ऐसा है कि टूल्स डिपेंडेंसी ज़्यादा है। जैसे अगर मैं करूँ एक्टिव डायरेक्टरी एंड टेस्टिंग टूल्स, हाँ ये सारे टूल्स आ गए। तो एडी पर तो आपको ना मैनुअल काम इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटेड टूल्स ही इतने ज्यादा आपको मिल जाएंगे, आपको सिर्फ वो यूज करने आने चाहिए। अच्छा, मगर इसमें एक डाउन साइड भी है। जो आपके वो होते हैं ना, हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो सब लगे हुए होते हैं, आपका ये जो XDR EDR वगैरह जो लगे हुए होते हैं ना, तो ये रोक देते हैं, एडी के टूल्स को रन करने नहीं देते हमारे हमें। आपको जैसे अगर ये ब्लड हाउंड मैंने आप लोगों को यूज करके दिखाया भी था, और RPC क्लाइंट वगैरह जो टूल्स यूज करके दिखाए थे, तो इनमें सबसे बड़ी पंचायत जो होती है ना, वो ये होती है कि ये टूल जब आप रेल वर्ल्ड एनवायरमेंट में यूज करने जाते हो ना, तो वहां पे ही आपको रोक देते हैं। और एक मिनट देना है। यार संडे बोला था ये मुश्किल है, संडे बोला था ये हो नहीं तो पाएगा। बताइए, स्टूडेंट लोगों के बच्चे नहीं हैं। संडे बोला था ये मुश्किल है। हाँ, तो बस ये थोड़ा सा डाउन साइड है, लेकिन अगर ये टूल एक दफ़ा रन हो जाते हैं तो ये सारा काम कर देता है। ये आपको सारा डाटा निकाल के दे देंगे, सारी एप्लीकेशन, अब जो कुछ भी आपको चाहिए ना वो सब कुछ रन करके दे देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, ब्लड हाउंड से आप सारा जो अटैक सरफेस है, यूज़र स्पेस, वो पूरी मैप कर सकते हैं। इस तरीके से जो आपकी मिमिकैट्स है, इससे आप अपना प्रिविलेज एस्केलेट कर सकते हैं, लेटरल मूवमेंट, और उसके लिए यूज़ किया जाता है। अ, अगर आपको अपने यूज़र को ज़्यादा राइट्स देने, रूबीएस जो होता है ये भी सेम प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए बहुत अच्छा टूल है। इम्पैकेट इनिशियल फुट होल्ड के लिए बहुत अच्छा टूल है। कि आप इसको यूज़ करके ना आप एडी का एक्सेस लेने में आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। पावर एक्सप्लॉइट मैंने इतना यूज़ किया नहीं है। पावर अप एसक्यूएल ये भी हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं जब हम लोग एसक्यूएल वाले पोर्ट के थ्रू अगर आपको एडी में घुसना है ना, तो हम लोग नॉर्मली पावर अप एसक्यूएल यूज़ कर रहे होते हैं, या एसक्यूएल की वो ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, ये यूज़ करके हम लोग एडी में घुस रहे होते हैं। फिर ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, और सारे फ्लोज आए हुए हैं, इसको फ्लोज दिए हुए हैं, और इनको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बेसिक अटैक्स दिए हुए हैं। गोल्डन टिकट अटैक, डीसी सिंह अटैक। गोल्डन टिकट अटैक होता है जब हमें एक ऐसा टिकट मिल गया किसी ऐसे यूजर का जिससे हम लोग सारी सर्विसेज एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सिल्वर टिकट होता है कि एक सर्विस का हम लोग अटैक सिर्फ कर पा रहे हैं। फिर डीसी सिंह अटैक होता है। बहुत सारी चीजें हैं यार, मतलब बहुत दुनिया है। आप ना ये मैंने तो सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट करके सारी चीजें कराएंगी, लेकिन जब आप तफसील से खुद बैठोगे और खुद करने के लिए करोगे ना, तो ये आप काफी टाइम दोगे तो आप किसी एक डोमेन में काफी स्ट्रांग हो जाओगे। और करना भी यही चाहिए। जो जितने भी दुनिया में इस वक्त बड़े हैकर्स हैं ना, वो किसी एक डोमेन के एक्सपर्ट हैं। सब सारे डोमेन के एक्सपर्ट्स नहीं है। तो अगर एक वेब का होगा तो वो सिर्फ वेब का ही है, बाकी चीजें भी उसको आती हैं, ऐसा नहीं आती नहीं है, लेकिन वेब का वो एक्सपर्ट है। तो उससे उसकी ना समझो रोजी रोटी है उसका वेब। इस तरह जो मोबाइल के एक्सपर्ट है,
तो एक मैं आपको एक दिखाता हूँ। ओवर सिक्योर्ड एक ब्रांड है, ये एक टूल है बेसिकली। तो इसको जिस जिस बंदे ने बनाया है ना, ये बहुत लेवल का मोबाइल एप्लीकेशन का पेन टेस्टर है। बहुत कुछ इसने मोबाइल एप्लीकेशन में निकाला था। वी आर एम्पावरिंग बिजनेस। यहाँ पे लिखा नहीं आ रहा है इसका, जो बंदे ने लॉन्च किया था ना उसका नाम नहीं लिखा आ रहा है यहाँ पे। खैर, प्रोसीडिंग। सॉरी, नहीं बंद हो गई मेरी। सर 5 बजने वाले हैं सर। हाँ, बस एंड करते हैं। और खैर, तो मोबाइल एप्लीकेशन में ये बेसिकली ओवर सिक्योर्ड का जो वो है ना, आपका जो मालिक है, बेसिकली मैं उसका दिखाना चाह रहा था एक दफ़ा कि वो उसको मैंने अभी रिसेंटली बहुत फॉलो किया। तो उसने ना काफ़ी मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर वल्नरेबिलिटी निकाली है, बहुत ज़्यादा। बैगी प्रो के नाम से। हाँ, ये आ गया मुझे यहाँ। सरगी टोशन के नाम से बंदा है ये, यूरोपियन है। इसने काफ़ी अच्छा काम किया मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी में। और है ना, मतलब बहुत ही लेवल की चीज़ें निकाली हैं जो कि इसने रिपोर्ट की हैं, और ठीक ठाक इसने पैसे कमाए हैं इसके ज़रिए। ओके, तो हर डोमेन में कोई ना कोई आपको एक्सपर्ट मिलेगा। जैसे क्लाउड सिक्योरिटी का मैंने आपको बताया, तो क्लाउड सिक्योरिटी का तो एक बंदा है, रिसेंटली उसने काफ़ी अच्छा नाम बनाया है। रिसेंटली नहीं, पुराना ही हो गया है वो भी। उसका नाम भी मैं जहन से मेरे निकल गया है। हाँ, खैर वैसे बहुत मिल जाएंगे आपको ओवरऑल जब आप जाके देखोगे ना। तो बड़ी, हर कोई किसी ना किसी स्पेस में कोई ना कोई काम कर रहा है, और अच्छा काम कर रहा है। तो सिमिलरली क्लाउड के बाद हम लोगों ने किया था आपका, अल्लाह भला करे, क्लाउड एडी क्या था, और क्या क्या था भाई इसके अलावा हमने। हम्म, इंटरनेट का किया, वायरलेस का किया है। हाँ, वायरलेस वायरलेस चलो एंड में ही किया। वायरलेस भी इतने डिटेल में हम लोग कर नहीं सके। और मैं सबसे ज्यादा तो सर वायरलेस कराएगा। सबसे ज़्यादा, वायरलेस का मैंने कहा था नेटवर्क का कराइएगा, चीजें मैंने देखनी है। हाँ हाँ यार, ये तुमने कहा था, तुम सही कह रहे हो। तो
खैर इसके यार बहुत सारे कोर्सेज हैं, अगर तुम कहो तो मैं रिकमेंड कर देता हूँ, तुम ये देख देख के ना कर सकते हो। अच्छा, कल जो भी मैंने ना तुम्हें जो चीजें मैंने कुछ करा दी थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी वो नहीं कर सके थे हम लोग। नेटवर्क का तो देखो मैं तुम्हें कराया था, वो तो मैंने जब हम लोग हैक द बॉक्स की वेब एप्लीकेशंस के वो टेस्टिंग करी थी, तो उस टाइम मैंने बताया था नेटवर्क स्कैनिंग किस तरह हम लोग कर रहे होते हैं, पोर्ट्स एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। जैसे भी अली ने बताया था कि वो सिक्योर शेल की उसके पास एक वल्नरेबिलिटी है, तो इस तरह की जो नेटवर्क लेवल हम लोग कर रहे होते हैं ना, तो उसमें पोर्ट स्कैनिंग करके फिर प्रोटोकॉल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। इसमें मैंने तुम लोगों को बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स करवाए थे। एक एसएमबी पोर्ट का एक्सप्लॉइट करवाया था, इस तरह मैंने तुम लोगों को आरपीसी पोर्ट का एक्सप्लॉइट करवाया था। एसएसएच का मैंने नहीं करवाया था, एफटीपी का भी करवाने से रह गया था। लेकिन ये सब टूल्स ना, ये सारे एक्सप्लॉइट्स आपको मिल जाएंगे। आप हैक द बॉक्स की जो मशीन्स होती है ना, एक्टिव मशीन्स, ये आप एक दफा करने वाले बनो। जैसे ये एक मैं तुम्हें दिखाता हूँ, या जो आपने हैंड रेस किया है, बोलो। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? सॉरी ना, कुछ वेदर इश्यू चल रहे हैं। अच्छा तुम्हारी सर, आवाज मैं एक बहुत चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। मैंने सर पिछले कुछ लेक्चर मैंने देखे नहीं है, आई डोंट नो कि उसमें आपने करवाया कि नहीं करवाया। अगर करवाया तो वेल, अगर नहीं करवाया तो काइंडली थोड़ी सी ना रहनुमाई चाहिए थी लेटरल मूवमेंट के ऊपर ना, पिवटिंग के ऊपर। अगर आपने नहीं करवाया तो काइंडली पर्सनली करवा दें, या कोई उसका हो न्यू दे दें, या करवाया तो फिर वेल ग्रेट है। ये लेटरल मूवमेंट के लिए मैंने लेटरल मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं करवाई ऑनेस्टली, और प्रिविलेज एस्केलेशन भी मैंने ज्यादा नहीं करवाई। और उसका रीजन ये है कि हम लोग क्लास में ना नॉर्मली जो इनिशियल फुटहोल्ड वाली चीजें होती थी ना, वो ज्यादा उन पर ज्यादा हमारा फोकस होता था। अब वही हम लोग ज्यादा कर रहे होते थे, तो वही हम लोग ज्यादा कर रहे होते थे, और उसको हम लोग ठीक है यूज करके वो कर रहे होते थे। लेकिन ऑनेस्टली अगर आप जैसे करना चाहो ना, जैसे खैर मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ पहले, फिर मैं तुम्हें उसके बाद उसको आगे ऐड ऑन करता हूँ। ये जो सिक्योरिटी वाले हैं ना, ये बेसिकली मेरे नहीं कोलीग का, ये कोलीग का एक स्टार्टअप है, समझ समझ लो। तो उसने ना यहाँ पर, उसने इस एप्लीकेशन, यहाँ पे ये हैक द बॉक्स के ना वो कर रहा होता है। सर, बिल्कुल ठीक है। आपको सर कोई उसका काम तो डेफिनेटली आपने किया ही होगा। अगर पर्सनली कभी कोई चीज़ इसके मतलब मुझे आपसे कोई करना हो तो वो आप काइंडली कर देंगे थोड़ी सी? जरूर जरूर, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर थैंक रीच आउट करना। बिल्कुल सर, तो एक क्लास में होती फिर सर आपसे पर्सनली थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करो, और अपनी पर्सनल रिसर्च तो बिल्कुल जरूर करनी चाहिए, तो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ। अहमद भी सर करता रहता पर्सनल भी है, और ये मेरे साथ समझ लें कि एक डिपार्टमेंटल का भी काम हो जाएगा और पर्सनल भी हो जाएगी। है। बेहतरीन, जरूर पूछो। खैर थैंक तुम्हें ये, तुम राइटर से दिखाना चाह रहा था, ये इसने ये हैक द बॉक्स है ना, ये करता रहता है लैब्स, और इसके जो रिलीज अरीना होता है, तो ये लैब्स वगैरह ये कर रहा होता है। तो इस जब ये लैब्स आप देखोगे ना, इसने बकायदा इसने इसके राइटअप्स लिखे हुए हैं। तो ये राइटअप्स है ना, ये वो कर रहा होता है जिससे तो इसके अंदर आप आगे देखोगे, अगर मैं अगर कोई एक राइटअप खोल के दिखाऊंगा आपको, तो इसके अंदर आप देखना, ये ना वो भी इसके अंदर आपको वो भी सारे मिलेंगे। हाँ, देखो इसने पहले एनमैप से स्कैन किया, इसको सिक्योर शेल का पोर्ट मिला इसको। तो ये जो अब तुम लेटरल मूवमेंट वाली बात कर रहे हो, ये इसमें आपको ये इनिशियल कनेक्शन लेने के बाद, हाँ, नॉर्मली जब आप कोई एप्लीकेशन की टेस्टिंग कर रहे होते हो ना, तो उसमें जो रूट लेवल एक्सेस होता है ना, वो प्रिविलेज एस्केलेशन से ही मिलता है। इनिशियल फुटहोल्ड से आपको एक बेसिक यूजर का एक्सेस मिल जाता है। फिर
उससे आगे बढ़ते हो आप, उससे आगे बढ़ने के लिए आपको फिर प्रिविलेज एस्केलेट करना होता है अपने, फिर जाके आपको वो मिलता है किसी यूजर का किसी एडमिन लेवल का एक्सेस मिलता है, फिर मशीन कंप्लीट होती है। तो ये जो मशीन्स होती है ना एक द बॉक्स की, ये बड़ी बहुत ज्यादा काम की होती है इस मामले से, अगर देखो ना इस मामले में। और इन मशीन्स को अगर आप लोग करो ना अपने एंड से, तो ये मशीन्स जो होती हैं ये आपको ओवरऑल ट्रेनिंग के लिए आपकी बहुत अच्छी है। जैसे मैंने अभी AWS का भी तुम लोगों को बताया, उसके अंदर भी लेटरल मूवमेंट है, लेटरल मूवमेंट भी और प्रिविलेज एस्केलेशन की दोनों चीजें। और ट्राई हैकमी की भी मैंने शायद एक आध रिसोर्स बताई थी, एक तो AD की मैंने बताई थी, और सिमिलरली उसके अलावा भी जैसे ये विंडोज की प्रिविलेज एस्केलेशन होती है, लिनक्स की होती है, तो ये भी मशीन हम लोग जो कर रहे होते हैं, इनके फिर मुख्तलिफ एक्सप्लॉइट्स होते हैं। जैसे लिनक्स का एक्सप्लॉइट होते हैं, क्रॉन जॉब्स बेस्ड एक्सप्लॉइट्स होते हैं, और उसके जो वो होता है टास्क स्केड्यूलर बेस्ड एक्सप्लॉइट्स होते हैं विंडोज के। तो इनसे ना हम लोग इनको ही लेवरेज करके हम लोग अपनी वल्नरेबिलिटीज को स्केल कर रहे होते हैं और अपनी वल्नरेबिलिटीज का इम्पैक्ट बढ़ा रहे होते हैं। तो सर वाइंड अप करें सर, 5 बजने वाले। हाँ, तो सॉरी यार, वो बीच में कॉल आ गई थी। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने की थी। अभी मुझे बाकी और कुछ याद नहीं आ रहा, अगर और भी कुछ यकीनन कराया होगा। तो उसके अलावा भी हम लोग रिसर्च वगैरह कर ही रहे होते थे, मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस कर रहे होते थे। बहुत सारी बेसिक्स हम लोगों ने कवर अप की थी, बहुत सारे टूल्स हम लोगों ने यूज़ किए थे। मगर अकॉम्प्लिश सारे एंड में ये गोल होता था कि हम लोग एप्लीकेशन के रूट लेवल एक्सेस ले लें और उनके एक्सप्लॉइट्स कर लें, एडमिन लेवल एक्सेस ले लें, एडमिन लेवल एक्सप्लॉइट्स कर दें। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने किया, और ओवरऑल जो फिर ये जो हमारे वो प्रोजेक्ट्स होते थे, हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स भी किए और इनको इनको हम लोगों ने वो करके फिर अब फाइनली हम लोगों ने इन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और जो वेब एप्लीकेशन का मैंने जो प्रोजेक्ट कराया था उसमें मैंने सोर्स कोड आप लोगों से टेस्टिंग करवाई थी। तो बहुत सारी हम लोगों ने रियल वर्ल्ड एसेट्स को भी टेस्ट किया था। तो ये सब चीज़ें ओवरऑल हम लोगों ने इस वर्कशॉप में की, इस वर्कशॉप में हम लोगों ने कंक्लूड की। तो ये बेसिकली रेड टीमिंग और ओवरऑल ऑफेंसिव सिक्योरिटी की वो होती है। तो यहाँ पे क्लास कंक्लूड करते हैं, ठीक है। और आई होप आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो जी सर। यस सर। इंशाल्लाह फिर आप लोग मुझसे जरूर उसमें रहिएगा, कांटेक्ट में रहिएगा। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। तो बाकी लिंक्डइन वगैरह पे भी कनेक्ट कर लेना। और ये इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर रखना। अगर अपनी प्रैक्टिस में नहीं रखो, जैसे अली ने बड़ी अच्छी वो चीजें बताई जो शोडान वगैरह वो यूज कर रहा होता, तो इस तरह अपनी प्रैक्टिस में रखोगे ना, तो ये सब चीजें बहुत ये हैंड ऑन इसका अच्छा रहेगा। लेकिन अगर अपनी वो यूज नहीं करोगे ना, अपनी स्किल्स इस पर अपनी पॉलिश करोगे नहीं और ये सब कुछ करोगे नहीं,
तो ये सब चीजें जो तुम लोगों ने पढ़ी है ना, ये भूल जाओ, फिर दोबारा ये सब पढ़नी पड़ेंगी, दोबारा ये चीजें नई नई लग रही होंगी जब करोगे। तो बस यही था। और ऑब्वियसली तुम लोग ज़्यादातर यहाँ पे मुझे कुछ एक्सपीरियंस्ड रिसोर्सेज भी मिली, जिन लोगों मेरे साथ यहाँ पर क्लास में इंगेज होते थे, जैसे अहमद हो गया, अली हो गया और गुल हो गया, शुरू में उसने काफ़ी वो करा था। तो मुझे भी काफ़ी वो हो जाती थी, सपोर्ट भी हो जाती थी, और काफ़ी चीज़ें मुझे भी पता चली नहीं, स्पेशली पावर शेल की अहमद ने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई थी। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी इंशाल्लाह, ठीक है। और फिर हम लोग आज क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, और फिर सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। कभी दोबारा हो सकता है अगर कभी आप लोग कोर्स पढ़ा रहे हो, मैं आप लोगों के उसमें आ जाऊँ और मैं सीखने के लिए वर्कशॉप अपनों की अटेंड करूँ। तो फिर सी यू अराउंड इंशाल्लाह। टेक केयर। See you, sir. अल्लाह। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।